दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी नैतिक शिक्षा के साथ ये कहानी है। और इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ग्रीडी ब्राह्मण। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रीडी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। द ग्रीडी ब्राह्मण मतलब कि लालची ब्राह्मण। दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी और मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there lived four Brahmins। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का अर्थ होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड फोर ब्राह्मण्स मतलब कि एक बार चार ब्राह्मण रहते थे। वंस दे डिसाइडेड टू गो इन सर्च ऑफ नॉलेज। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो वाक्य है इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है वाक्य को बनाने के लिए। पहली जो वर्ब है वो है डिसाइड, जिसका मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब को मेंशन करेंगे तो उससे पहले आपको टू लगाना है। पहली वर्ब के बाद टू, और उसके बाद जब आप दूसरी वर्ब लगाएंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्यों को बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, फैसला किया, टू गो जाने का, इन सर्च ऑफ नॉलेज। इन सर्च ऑफ नॉलेज मतलब कि ज्ञान की तलाश में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार उन्होंने, और दोस्तों ये दे है, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तब दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। क्या अर्थ हुआ? ये मतलब कि वंस एक बार, दे डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया, टू गो इन सर्च ऑफ नॉलेज मतलब एक बार उन्होंने ज्ञान की तलाश में जाने का फैसला किया। दे हैड हर्ड अबाउट अ फेमस सेज बाय द नेम ऑफ नंदकिशोर। दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। HEAR, हियर मतलब होता है सुनना, और डी लगने के बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा हर्ड। और ये थर्ड फॉर्म है, हियर मतलब सुनना, और ये थर्ड फॉर्म है हर्ड। और दोस्तों, जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो आप इस चीज़ को नोट जरूर करें कि यदि आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जो कि पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, तब वहाँ पर आपको हेड का प्रयोग करना होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देड हर्ड मतलब उन्होंने सुना था, अबाउट अ फेमस सेज एक प्रसिद्ध सेज मतलब साधु के बारे में, बाय द नेम ऑफ नंदकिशोर, नंदकिशोर नाम से या नंदकिशोर नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने एक नंदकिशोर मतलब कि नंदकिशोर नाम के एक प्रसिद्ध साधु के बारे में सुना था। दे डिसाइडेड टू गो टू हिम फॉर नॉलेज, उन्होंने उनके पास जाने का फैसला किया ज्ञान के लिए। चलिए आगे देखिए। When they reached his ashram, they found that he was sitting in a samadhi। और दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। REACH, रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और जब हम इसमें ED लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड, इसका मतलब होता है पहुंचना। और दोस्तों, एक और वर्ड होता है RICH, हालांकि उसकी जो स्पेलिंग है वो अलग है, RICH, और उसका मतलब होता है अमीर। तो कई बार प्रोनाउंसिएशन की वजह से कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना है RICH को रिच पढ़ा जाता है,
और जिसका मतलब होता है अमीर, जो कि एक एडजेक्टिव है। और REACH को रीच, तो इस तरह से आप इसको रीच पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है रीच्ड। व्हेन दे रीच्ड हिज आश्रम, मतलब जब वे लोग या जब वे उनके आश्रम पहुँचे, दे फाउंड, उन्होंने पाया कि ही वॉज सिटिंग इन ए समाधि, कि वो एक समाधि में बैठे हुए हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कि काफ़ी समय के बाद, द सेज ओपनड हिज आइज़, जो सेज थे मतलब जो साधु थे, उन्होंने ओपनड हिज आइज़, हिज मतलब अपनी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब कि काफ़ी समय के बाद, द सेज ओपनड हिज आइज़, काफ़ी समय के बाद जो साधु थे उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। ही सॉ द 4 ब्राह्मण बॉयज़ नीलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन रेवरेंस। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य देखेंगे जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आप इस बात को समझ लें कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो आप इस चीज़ को नोट भी करें और साथ में आप इस चीज़ को याद भी रखें कि जब आप कोई भी ऐसा वाक्य जिसके अंदर सेकंड फॉर्म आप देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा। SEEC मतलब देखना, और ये सॉ मतलब देखा। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं। काफ़ी समय के बाद जो साधु थे उन्होंने अपनी आंखें खोली। ही सो द 4 ब्राह्मण बॉयज़, उन्होंने 4 ब्राह्मण लड़कों को देखा। नीलिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, दोस्तों नीलिंग का मतलब होता है घुटने के बल बैठना, मतलब उन्होंने 4 ब्राह्मण लड़कों को घुटने के बल अपने सामने बैठा हुआ देखा। इन रिवेरेंस, दोस्तों रिवेरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, सम्मान, आदर। तो उन्होंने, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने 4 ब्राह्मण लड़कों को अपने सामने श्रद्धा में, कह सकते हैं आदर में, अपने सामने बैठे हुए देखा, अपने सामने झुके हुए देखा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। चलिए आगे देखिए। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, वाई हैव यू कम हेयर। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें हैव का प्रयोग किया गया है और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है COME, कम। दोस्तों ये जो कम है ये फर्स्ट फॉर्म भी है, उसके अलावा भी थर्ड फॉर्म भी है। तो यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। इसकी सेकंड फॉर्म है केम, CAME। तो आप इनको नोट कर लीजिए, कम, केम, कम। तो फिलहाल ये जो कम है ये थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैज़ एफ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और यदि वो इंट्रोगेटिव का वाक्य हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले किया जाता है, और अगर उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। तो WHY, वाई एक इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्यों। तो यदि आप ऐसा कोई भी वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसको मेंशन करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, वाई हैव यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आए हो। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। वी हैव कम हेयर इन सर्च ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों ये जो आप वाक्य देख रहे हैं वी हैव कम हेयर, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, जिसे कुछ लोग पॉजिटिव वाक्य भी कहते हैं। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर सब्जेक्ट पहले मेंशन करना है। उसके बाद यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो आपको हैव का प्रयोग करना है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो आपको हैव का प्रयोग नहीं करना, फिर आपको हैज़ का प्रयोग करना है। यदि यहाँ पर सिंगुलर होता तो हैज़ लगाया जाता, फिलहाल वी के साथ हैव का प्रयोग करना है। तो क्या अर्थ हुआ, वी हैव कम हेयर इन सर्च ऑफ नॉलेज, मतलब हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ ज्ञान की तलाश में आए हैं। वी वॉन्ट टू बिकम प्रोस्पेरस विद इट्स हेल्प। दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा वी वॉन्ट टू बिकम, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और यहाँ 2 वर्ब का प्रयोग किया गया है। वॉन्ट का मतलब चाहना और दूसरी वर्ब है बिकम। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब आप 2 वर्ब का वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है, जो एक कंजक्शन है, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। बिकम मतलब बनना। और दोस्तों प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध या फिर अमीर, धनवान, उसे प्रोस्पेरस कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये एडजेक्टिव है। और तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, वी वॉन्ट टू बिकम प्रोस्पेरस विद इट्स हेल्प, मतलब हम अमीर बनना चाहते हैं इसकी मदद से। विद इट्स हेल्प मतलब इसकी मदद से। रिप्लाइड द बॉयज़, लड़कों ने जवाब दिया। द सेज थॉट फॉर अ मोमेंट। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। थिंक मतलब सोचना और थॉट मतलब सोचा। द सेज थॉट फॉर ए मोमेंट, जो साधु थे उन्होंने थोड़ी देर, एक क्षण उन्होंने सोचा। एंड स्माइल्ड, और वो मुस्कुराए। They have not yet learnt the true meaning of
प्रोस्पेरिटी थॉट द सेज। क्या अर्थ निकला दोस्तों? इस वाक्य में भी आप देख सकते हैं हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। लर्न का मतलब आप नोट कर लीजिए, लर्न का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पता चलना, कोई चीज़ याद करना, सीखना, उसे लर्न कहा जाता है और ये थर्ड फॉर्म है लर्नड। और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जब हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? दे हैव नॉट येट लर्नड, मतलब इन्होंने अब तक नहीं सीखा है। द ट्रू मीनिंग, मतलब एक सच्चा अर्थ नहीं सीखा है। ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब कि समृद्धता का, अमीरी का। थॉट द सेज, साधु ने सोचा। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। इस पैसेज को मैं अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि ये स्टोरी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये जो तीनों लड़के थे उन्होंने साधु जी से कहा कि हम इस मतलब ज्ञान की मदद से, जैसे यहाँ पर लिखा है वी वांट टू बिकम प्रोस्पेरस विद इट्स हेल्प, तो उन्होंने कहा साधु जी से कि जब साधु जी ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ज्ञान की तलाश में आए और हम ज्ञान की मदद से हम अमीर होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं। इस बात का उन्होंने जवाब दिया। तो जो साधु थे वो थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने मतलब सोचा, थॉट द सेज, और उन्होंने सोचा कि इन्होंने अब तक जो ज्ञान का मतलब जो प्रोस्पेरिटी का समृद्धता का जो असली मतलब ट्रू मीनिंग है, जो सच्चा अर्थ है, वो इन्होंने अब तक नहीं सीखा है, ऐसा उन्होंने सोचा। चलिए अब आगे देखिए। आई विल गिव यू अ बून दैट वुड मेक यू रिच। और दोस्तों ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और दोस्तों बून को आप नोट कर सकते हैं, बून का मतलब होता है वरदान, ये एक नाउन है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आई विल गिव यू अ बून, मैं आपको एक वरदान दूंगा, दैट वुड मेक यू रिच, जो आपको अमीर बना देगी। बट लेकिन बिफोर दैट, उससे पहले, आई विल टीच यू, मैं आपको सिखाऊंगा द यूज़ ऑफ वेल्थ, पैसों का सही इस्तेमाल। द यूज़ ऑफ वेल्थ मतलब कि संपत्ति का, धन का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, उससे पहले मैं वो आपको सिखाऊंगा। इफ़ यू अग्री, यदि आप सहमत हो, अग्री मतलब सहमत होना, इफ़ यू अग्री, यदि आप सहमत हो, यू कैन बिकम माई डिसिपल्स, आप मेरे, डिसिपल मतलब शिष्य, आप मेरे शिष्य बन सकते हो। चलिए आगे देखिए। द 4 बॉयज़ रेडिली अग्रीड। दोस्तों रेडिली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, आप इस वर्ड को नोट भी कर सकते हैं। और अग्री मतलब सहमत होना, किसी चीज़ के लिए राज़ी हो जाना, तैयार हो जाना। द 4 बॉयज़ रेडिली अग्रीड मतलब जो 4 लड़के थे वो तुरंत तैयार हो गए, राज़ी हो गए। दे स्टार्टेड स्टेइंग विद द सेज। और जैसा मैंने आपको बताया, दे जो है एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब था वे या फिर वे लोग। तो उन्होंने क्या अर्थ निकला कि दे स्टार्टेड स्टेइंग, स्टे मतलब रुकना, ठहरना। दे स्टार्टेड स्टेइंग विद द सेज, और वो साधु के साथ, जो साधु थे उनके साथ वो रहने लगे। सून ही टॉट दैम मैनी थिंग्स। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना, और ये पढ़ाना या सिखाना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, TAUGHT। और दोस्तों ये टीच की सेकंड फॉर्म भी और साथ में थर्ड फॉर्म भी, और यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और आप इस वाक्य में देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब का प्रयोग किया गया सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? सून जल्दी ही टॉट दैम, उन्होंने उनको सिखाया, मैनी थिंग्स, उन्होंने उनको कई चीज़ सिखाई। और दोस्तों ये जो दैम है ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब ऑब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो दैम का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर 4 लड़कों के बारे में बात हो रही है, तो इसने यहाँ पर दैम का प्रयोग किया गया क्योंकि ये एक प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ? सून ही टॉट दैम मैनी थिंग्स, मतलब जल्दी ही उन्होंने उनको कई चीज़ें सिखा दी। When they had learned enough, जब वो काफ़ी कुछ सीख चुके थे, मतलब काफ़ी कुछ सीख चुके थे। He called them, उन्होंने उनको बुलाया। And said, और कहा, I think, मुझे लगता है, you can now use wealth wisely। और दोस्तों wisely एक एडवर्ब है जिसका मतलब है समझदारी से। तो उन्होंने क्या कहा? He called them, उन्होंने उनको बुलाया और कहा, I think, मुझे लगता है, you can use now, I think मुझे लगता है, you can now use wealth wisely, मतलब मुझे लगता है अब आप जो वेल्थ है, मतलब कि जो धन है, आप उसका इस्तेमाल समझदारी से कर सकते हो। आई हैव सम फ्लावर्स हेयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पजेसिव का वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि किसी के पास कुछ है, तो इस तरह का वाक्य पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग, हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव सम फ्लावर्स हेयर, मतलब यहाँ मेरे पास कुछ फूल हैं। टेक दैम विद यू, इन्हें अपने साथ ले जाओ।
कीप दैम इन अ बैग, इनको एक बैग में मतलब एक झोले में रखो। गो इन द नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर की दिशा में जाओ। गो इन द नॉर्थ मतलब कि उत्तर की दिशा में जाओ। एंड वेर एवर दे फॉल, और जहाँ भी ये गिरें। डाउन, वेर एवर दे फॉल डाउन, वेर एवर दे फॉल डाउन मतलब जहाँ भी ये गिरें। डिग देयर, वहाँ पर खोदो। एंड यू विल फाइंड वेल्थ, और आपको धन मिलेगा, आपको संपत्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस लाइन का यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। जो साधु जी थे उन्होंने उनको कहा कि मुझे लगता है अब आप धन का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, और उन्होंने उनको कुछ फूल दिए और कहा कि इन्हें अपने साथ ले जाओ और झोले में रखो, और गो इन नॉर्थ डायरेक्शन, और आप उत्तर की दिशा में चले जाओ, और जहाँ भी ये गिरें वहीं पे खोदो, और आपको डिग देयर एंड यू विल फाइंड वेल्थ, और आपको संपत्ति मिलेगी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, DIG, डिग का मतलब होता है खोदना। चलिए अब आगे देखिए। द बॉयज़ वर वेरी हैप्पी, जो लड़के थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दे थैंक्ड द सेज, उन्होंने सेज मतलब साधु को धन्यवाद दिया। एंड लेफ्ट, और चले गए। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब होता है निकलना, चले जाना, रवाना हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे थैंक द सेज, उन्होंने साधु को धन्यवाद किया। एंड लेफ्ट, और चले गए। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय चलने के बाद। वन ऑफ दैम सडनली सॉ दैट हिज बैग वॉज एम्प्टी, क्या अर्थ हुआ? आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय चलने के बाद। वन ऑफ दैम मतलब उनमें से एक ने अचानक देखा। सडनली सो मतलब अचानक देखा कि हिज बैग वॉज एम्प्टी, कि जो उसका बैग है, जो उसका थैला है, वॉज एम्प्टी, वो खाली है। द फ्लावर हैड फॉलन ऑफ, जो फ्लावर है वो कहीं गिर गया था। हैड फॉलन ऑफ समवेयर, समवेयर मतलब कहीं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? और दोस्तों ये यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द फ्लावर हैड फॉलन ऑफ समवेयर, कि जो फूल था वो कहीं गिर गया था। दे रिट्रेस्ड देयर स्टेप्स एंड फाउंड द फ्लावर लाइंग ऑन द साइड ऑफ द रोड, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों रिट्रेस का अर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, खोज करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो दिस रिट्रेस देयर स्टेप्स मतलब वो अपने स्टेप्स पर, कदमों पर दोबारा चल के गए, मतलब उन्होंने खोज की। एंड फाउंड द फ्लावर लाइंग, और उन्होंने फूल को पाया, उन्होंने फूल को पड़ा हुआ पाया। ऑन द साइड ऑफ द रोड, उन्होंने फूल को रोड के एक तरफ पड़ा हुआ पाया। चलिए आगे देखिए। एक्साइटेड मतलब कि उत्साहित हुए। दे स्टार्टेड डिगिंग देयर, उन्होंने वहाँ खोदना शुरू कर दिया। दे फाउंड कॉपर कॉइन्स देयर, और कॉपर मतलब तांबा। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। फाइंड मतलब पाना, सेकंड फॉर्म में फाउंड। दे फाउंड कॉपर कॉइन्स देयर मतलब उन्हें वहाँ तांबे के सिक्के मिले। द बॉय हुज फ्लावर हैड फॉलन, जो लड़का था। हुज मतलब होता है जिसके। हुज फ्लावर हैड फॉलन मतलब लड़का जिसका फूल गिरा था। डाउन सैड, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द बॉय हुज फ्लावर हैड फॉलन डाउन सैड मतलब जो लड़का जिसका फूल गिरा था उसने कहा देयर इज़ इनफ हेयर फॉर ऑल ऑफ अस, उसने क्या कहा कि यहाँ पर हमारे लिए पर्याप्त है। इनफ हेयर फॉर ऑल ऑफ अस, उसने क्या कहा कि ये हमारे लिए, हम सब के लिए पर्याप्त है। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट, आओ हम इसको बांट लें। अमंग आर सेल्व्स, आपस में। एंड गो बैक, और वापस लौट जाएं। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जैसा हमने कहानी में देखा कि जहाँ फूल गिरा था वहाँ पर उन्होंने डिगिंग की, खुदाई की, और वहाँ पर उनको तांबे के सिक्के मिले। चलिए अब आगे देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बट द अदर्स डिसअग्रीड एंड सैड दे वॉन्टेड देयर ऑन फ्लावर्स टू फॉल डाउन, क्या अर्थ हुआ? बट अदर्स डिसअग्रीड, दोस्तों डिसअग्री का मतलब होता है किसी चीज़ से असहमत होना। बट द अदर्स डिसअग्रीड, लेकिन जो अन्य थे डिसअग्रीड वो असहमत हो गए। एंड सैड, और उन्होंने कहा दे वॉन्टेड देयर ऑन फ्लावर्स टू फॉल डाउन, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका जो अपना फूल है वो गिरे, टू फॉल डाउन। दैट वन बॉय रिटर्न्ड बैक, उसके बाद जो एक लड़का था रिटर्न बैक, वो वापस लौट गया। वाइल द अदर्स वेंट ऑन, जबकि जो अन्य थे वेंट ऑन, वो चलते गए। चलिए आगे देखिए। ऑन द सेकेंड डे मतलब कि दूसरे दिन। द सेकेंड बॉयज़ फ्लावर फेल डाउन, दोस्तों यहाँ बॉय के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया।
एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बॉयज़ फ्लावर मतलब लड़के का फूल। तो इस पूरी लाइन का यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, द सेकेंड बॉयज़ फ्लावर फेल डाउन, मतलब जो दूसरे लड़के का फूल था वो नीचे गिरा। वैन ही डग देयर, और दोस्तों ये DIG डिग मतलब खोदना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। वैन ही डग देयर, जब उसने वहाँ खोदा। ही फाउंड सिल्वर कॉइन्स, उसे चांदी के सिक्के मिले। ही टू ऑफर्ड टू शेयर दैम विद हिज फ्रेंड्स बट दे डिसअग्रीड एंड वेंट ऑन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसको अच्छे से समझ लीजिए। TOO का मतलब होता है भी, और ऑफर का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रस्ताव देना, पेशकश करना। तो इस लाइन का यहाँ पर क्या अर्थ हुआ कि उसने भी पेशकश की, मतलब उसने भी प्रस्ताव दिया, टू शेयर दैम उनको बांटने का, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ। बट दे डिसअग्रीड, लेकिन वो असहमत हो गए, एंड वेंट और वो आगे चल दिए। तो दोस्तों इस यहाँ से इस लाइन को आप अच्छे समझ आई गई होगी। जब ये जो लड़का था, दूसरा लड़का जिसका फूल गिरा था, और जब उसने वहाँ पर खोदा तो उसको वहाँ पर सिल्वर कॉइन्स मिले, मतलब कि चांदी के सिक्के, और उसने भी अपने बाकी अन्य दोस्तों को ये प्रस्ताव दिया, ये पेशकश की कि वो अपनी मतलब इन सिक्कों को उनके साथ बांट सकता है, लेकिन वो जो लोग थे वो असहमत हो गए और वो चलते गए। चलिए आगे देखिए। ऑन द थर्ड डे, मतलब कि तीसरे दिन, द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन, और दोस्तों यहाँ बॉय के बाद एपेस्ट्रॉफी ऐसे, इसका मतलब भी काके की। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, द थर्ड बॉयज़ फ्लावर ऑल्सो फेल डाउन, मतलब जो तीसरे लड़के का फूल था वो भी नीचे गिर गया। वैन ही डग देयर, जब उसने वहाँ खोदा। ही फाउंड गोल्ड कॉइन्स, उसे सोने के सिक्के मिले। ही सैड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा। एट लास्ट, मतलब कि आखिर में, अंत में, वी हैव फाउंड गोल्ड, हमें सोना मिल गया है। और दोस्तों यहाँ भी ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, एट लास्ट मतलब कि आखिर में, वी हैव फाउंड गोल्ड, हमें सोना मिल गया है, हमने सोना पा लिया है। यू टेक हाफ, आप आधा ले लो, ऑफ इट, आप इसका आधा ले लो। एंड आई विल टेक हाफ, एंड आई विल टेक हाफ, और मैं आधा ले लूँगा। चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स नॉट, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आर फर्स्ट फ्रेंड फाउंड कॉपर कॉइन्स, जो हमारा पहला मित्र है, पहला दोस्त है, उसे तांबे के सिक्के मिले। आर सेकंड फ्रेंड फाउंड सिल्वर कॉइन्स, और हमारे दूसरे दोस्त को चांदी के सिक्के मिले। एंड यू हैव फाउंड गोल्ड, और आपको सोना मिला है। इफ़ आई गो ऑन, यदि मैं जाता हूँ, यदि मैं मतलब इस चीज़ को जारी रखता हूँ। इफ़ आई गो ऑन, यदि मैं इस यात्रा को जारी रखता हूँ, यदि मैं जाता रहता हूँ। आई विल श्योरली फाइंड जेम्स, श्योरली का मतलब होता है निश्चित रूप से। आई विल श्योरली फाइंड जेम्स मतलब मुझे निश्चित रूप से रत्न प्राप्त होंगे, मुझे रत्न मिलेंगे। आई वॉन्ट टू गो ऑन, मैं चलता रहना चाहता हूँ, मैं जाता रहना चाहता हूँ। सो सेइंग ही कंटिन्यूड ऑन हिज पाथ, और ऐसा कहते हुए ही कंटिन्यूड ऑन हिज पाथ, वो अपने मार्ग पर चल पड़ा, उसने अपने मार्ग पर चलना जारी रखा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड अ डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल, जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, ही रीच्ड अ डेजर्ट, वह एक रेगिस्तान मतलब एक मरुस्थल पर पहुंचा, एक रेगिस्तान में पहुंचा। ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग देयर, उसने एक आदमी को वहां खड़े हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ऑन हुज हेड, मतलब जिसके सर पर, अ व्हील वॉज रोटेटिंग, मतलब जिसके सर पर एक पहिया घूम रहा था। रोटेट का मतलब होता है चक्कर काटना, घूमना। तो क्या अर्थ हुआ, ऑन हुज हैंड, जिसके सर पर, अ व्हील वॉज रोटेटिंग, मतलब जिसके सर पर एक पहिया घूम रहा था। ही वॉज वेरी सरप्राइज, मतलब वह बहुत हैरान हुआ। वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड, उसने क्या कहा, वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड, मतलब आपके सर पर, आप मतलब ये कैसा, वाई हैव यू गॉट दैट व्हील ऑन योर हेड, आपने अपने सर पर ये इस व्हील को, इस पहिए को क्यों रखा हुआ है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। सडनली द व्हील फ्लू ऑफ द हेड ऑफ दैट मैन्स हेड, क्या अर्थ हुआ, सडनली मतलब अचानक, द व्हील फ्लू ऑफ, जो व्हील था पहिया तो वो उड़ा, फ्लू ऑफ द हेड ऑफ द मैन्स हेड मतलब वो उस आदमी के सर से वो पहिया उड़ा।
एंड लैंडेड, और वो चला गया, बैठ गया, ऑन द हेड ऑफ द ब्राह्मण बॉय, उस ब्राह्मण बॉय के सर पर वो जाकर लैंड हो गया, वो वहाँ जाकर बैठ गया, या कह सकते हैं उतर गया। ही स्क्रीम्ड विथ पेन, वो दर्द से चिल्लाया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, चीखना। ही स्क्रीम्ड विथ पेन मतलब वह दर्द से चिल्लाया। एट लास्ट आई एम फ्री मतलब आखिर में, अंत में, आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। दैट मैन सैड, उस आदमी ने कहा। दिस व्हील केम ऑन माई हेड मतलब ये जो पहिया है वो मेरे सर पर आया। व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पर आया। लुकिंग फॉर वेल्थ, संपत्ति को, धन को ढूंढते हुए। दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर बीइंग ग्रीडी, बीइंग का मतलब होता है होना और ग्रीडी मतलब लालची। तो इसका क्या अर्थ हुआ, दिस इज़ द पनिशमेंट फॉर बीइंग ग्रीडी मतलब ये लालची होने की सज़ा है। दिस द पनिशमेंट, या कह सकते हैं ये लालची होने का दंड है। इट वुड ओनली बी रिमूव्ड मतलब ये तब हटाया जाएगा, तब हटेगा, व्हेन जब समवन ग्रीडियर कम्स अलोंग मतलब जब कोई और अधिक लालची यहाँ पर आए, कम्स अलोंग। सो सेइंग द मैन, ऐसा कहते हुए, वेंट अवे मतलब ऐसा वो कहते हुए वो जो आदमी था वो चला गया। द बॉय कर्स्ड हिमसेल्फ, जो लड़का था उसने अपने आप को कोसा, कर्स मतलब कोसना, कर्स हिमसेल्फ उसने खुद को कोसा। फॉर हिज ग्रीड, अपने लालच के लिए। बट नाउ ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ग्रीड लैंड्स अ पर्सन इन ट्रबल, जो ग्रीड है, लालच है, वो एक आदमी को संकट में डाल देता है। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और साथ में यहाँ जो इसका जो सार है या कह सकते हैं इसका कंक्लूज़न है और जो इसे हमें शिक्षा मिलती है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि उसका जो लालच था सबसे लास्ट वाले लड़के का, वही उसकी परेशानी का कारण बना, क्योंकि यदि वो पहले अपने दोस्त के साथ रुक जाता, और क्योंकि उसके दोस्त को सोना मिला था और उसका जो दोस्त था उसने उससे कहा कि मैं आपके साथ आधे सोने को बांटने को तैयार हूँ, लेकिन वो और भी अधिक संपत्ति चाहता था और वो लालच की वजह से आगे बढ़ता गया और लालच की वजह से उसे परेशानी में वो पड़ गया। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है कहीं ना कहीं हमें वही शिक्षा देता है कि जो लालच है वो हमें कभी भी किसी भी संकट में डाल सकता है, तो हमें लालच से बचना चाहिए। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको 2 वर्ड दूंगा और आपको उन 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है वाक्यों को बनाने में, और कृपया करके आप उन्हें नोट ज़रूर करें। पहला है ग्रीडी, GREEDY। दोस्तों ग्रीडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लालची। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताऊँगा तो आपने इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा, नोटिस किया होगा कि मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, क्या है, जो भी है उसके बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ। तो जब भी आप इस तरह के वर्ड्स को नोट करें तो साथ में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है आप उसको भी नोट करें। तो जैसा मैंने आपको ये बताया ग्रीडी मतलब लालची, तो आप इसमें ये भी नोट करें कि इसकी मीनिंग को नोट करें, प्लस आप उसमें ये भी नोट करें कि ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि जब आप कोई वाक्य बनाएंगे या इसका यूज़ करेंगे और यदि आपको पता होगा कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो आप उसका सही से प्रयोग कर पाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये पहला वर्ड है, आपको एक वाक्य बनाना है जहां आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। और दूसरा वर्ड है CURSE। दोस्तों कर्स का मतलब अभिशाप होता है, उसके अलावा कर्स का मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना, कोसना। तो आप इस वर्ड को भी नोट करें, कर्स। और ये वर्ब है CURSE, कर्स, ये वर्ब है, साथ में नाउन भी है और फिलहाल इसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको ये 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको इनको प्रयोग करके 2 सेंटेंस बनाना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, एंड इफ़ यू रियली लव्ड द स्टोरी एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड एंड इफ़ यू रियली वांट टू अप्रिशिएट माय वर्क, देन you must like this video, and if you really like, and you should subscribe the channel, because when you subscribe or when you like the video, it really motivates me, because motivation is very important in life. Without motivation we can't do anything what we are doing. And apart from this, I always wait for your comments, because when you have suggestion or when you give me any suggestion by which if we can improve or I can improve, that is going to be more important for me, for you also. So when you have any type of useful suggestion, if you want to share any feedback or any suggestion, you are most welcome, you can do that, because if I want to improve myself, I need your suggestion for that, so that
I know that what you are looking for, and then I can just make some changes in the videos. So your valuable feedback and suggestions are also very important, because with the help of those suggestions and feedback, I can improve the quality of these videos, and these videos can be more fruitful for you. So that's it for today. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.